नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपके लिए हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, हमारे साथ किशोर नारने हैं, डायरेक्टर हैं और हेड हैं एग्री कमोडिटीज करेंसी के मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही हमारे साथ धर्मेश भाटिया है एनवीटी एमिरेट से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां सबसे ज्यादा एक्शन है। गोल्ड की अगर बात करें तो 53,000 के ऊपर एमसीएक्स पर फरवरी का वायदा है, हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। चांदी की बात करें तो 63,000 के ऊपर है। ब्रेंट क्रूड $84 के ऊपर। चीन में कोरोना की जो पाबंदियां है उसमें ढील देने की उम्मीदें अब बढ़ गई है, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ओपेक प्लस के तरफ से सोर्सेज से खबर ये आ रही है कि उत्पादन के पुराने पॉलिसीज को ही जारी रखा जा सकता है, जो 4 दिसंबर को बैठक होनी है। नेचुरल गैस हीटिंग डिमांड से यूरोप के काउंटर में जबरदस्त तेजी कल देखने को मिली थी। कॉपर चीन से मांग में रिकवरी की उम्मीद से 678 रुपए के आसपास हल्की तेजी के साथ आज यहां पर कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट में ग्वारसीड हालांकि कमजोर है, ग्वारगम में हल्की तेजी है, 13,000 के बेहद करीब कारोबार हो रहा है इंसिडेक्स ग्वारगम में। धनिया कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली है, 10,000 के नीचे आ गया है भाव। जीरा नई फसल की मांग बढ़ी है, हालांकि आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, 24,500 रुपए के ऊपर। कैस्टर उत्पादन 6% घटने का अनुमान है, 15 लाख टन के आसपास का उत्पादन इस सीजन में रह सकता है। कॉटन की बात करें तो उत्तर भारत के क्वालिटी को लेकर चिंता है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज बात करते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड को लेकर अगले हफ्ते काफी अहम ट्रिगर यहां पर मार्केट में रहेंगे और किस तरह का डायरेक्शन क्रूड में देखने को मिल सकता है। किशोर सर, क्या लग रहा है क्रूड को लेकर, आपका व्यू क्या बन रहा है अब? आई थिंक विश्वमोहन, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो क्रूड मंदी का ही माहौल है। यहाँ पे खास करके डिमांड रिलेटेड इश्यूज है, स्पेशली चाइना को लेकर। चाइना का लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो कर्ब्स है उसके वजह से इंपोर्ट्स भी डाउन है, और अगर मंथ ऑन मंथ भी अगर देखें तो इंपोर्ट्स काफी डाउन है। एंड फर्दर जो लॉकडाउन से भी एक्सपैंड हुआ उसके वजह से जो फ्यूचर का भी डिमांड थोड़ा सा हल्का वीक रहेगा। बट सेकंड इज कि ये जो ओपेक मीटिंग है, हालांकि ओपेक ने डिसाइड किया है कि इस बार मीटिंग ऑनलाइन करेंगे, तो उसके मतलब है कि मोस्टली मार्केट्स आर डिस्काउंटिंग की पॉलिसी में कुछ ज्यादा चेंज नहीं रहेगा। एंड दूसरी बात है, ओपेक ये भी सोच रहे हैं कि यूरोप का जो कर्ब्स आने के बाद करीब करीब 2 मिलियन बैरल्स के आसपास का जो क्रूड, रशियन क्रूड है, वो मार्केट से बाहर हो सकता है। तो आई थिंक फिलहाल के लिए प्रोडक्शन कट का कोई जरूरत नहीं है, या प्रोडक्शन एक्सपेंशन का भी कोई जरूरत नहीं। सो प्रोबेबली ओपेक का जो पॉलिसी है वो स्टैंड स्टिल रहेगा, और मार्केट फिलहाल के लिए डिमांड वरीज को लेकर वीक है। फिलहाल करंट मार्केट्स में 65-10 के आसपास में इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। 6590 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और टारगेट आप 6350 6360 के आसपास ले सकते हैं। जहां तक ऑप्शंस के सवाल है, आई थिंक 6300 का जो पुट ऑप्शन है करीब 360 रुपए के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 320 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, सिर्फ 40 रुपए का स्टॉप लॉस है वहां पे ऑप्शन में, और 440-450 रुपए अपसाइड हो सकता है 6300 पुट में। यानी यहाँ पे गिरावट की संभावना ज्यादा लग रही है, तो कहना है किशोर सर का कि आप 6,510 रुपए पे यहाँ पे सेल करें, 6,350 के टारगेट के लिए 6,590 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर आप पुट ऑप्शंस के जरिए जा सकते हैं, 6,300 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शंस खरीद के जा सकते हैं। वंदना जी, आपका व्यू क्या बन रहा है कच्चे तेल को लेकर? विश्वमोहन जी, 2-3 चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि अभी चाइना जो है वो मेजर इश्यू यहाँ पे बना रहेगा, तो जो भी यहाँ पे एक पुल बैक आ रहा है ये यहाँ पे टेम्पररी है। ओवरऑल प्राइसेस नीचे की तरफ ही जाएंगे यहाँ पे। दूसरी चीज ये है कि एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक ज्यादा ड्रॉप डाउन आ सकता है आज के दिन में यूएस इन्वेंट्री में। मार्केट उस पर थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है, और जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी फिलहाल रेड में ट्रेड हो रहा है। तो एक यहाँ पे एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड मिल रहा है कमोडिटी को। टेम्पररी मुझे अपसाइड लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे की बात की जाए तो एक बार यहाँ पे एमसीएक्स क्रूड जो है वो 6475 अगर बाय करते हैं तो 6700 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस जो है 6400 का लगाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि नाइमिक्स क्रूड में मुझे लग रहा है एक बार विश्वमोहन जी की 81 से $82 तक जा सकता है। उसके ऊपर की स्टेबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। ओके,
चलिए अब धर्मेश जी, आपका नजरिया क्या है कच्चे तेल को लेकर? आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? धर्मेश जी, शायद आपका ऑडियो म्यूट है सर। धर्मेश जी 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 बोलिए सर, अब आ रही है आवाज। अगर आप देखिए कच्चे तेल में मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मैं ये शो पे कंटिन्यूस कह रहा हूँ कि मुझे मंदी लग रहा है और प्राइस ऑलमोस्ट 6000 के स्तर भी छू चुका है कंटिन्यूसली। 8000 सब मंदी की ही सलाह दे रहे हैं। मैं अभी भी काफी मंदे में हूँ, सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इवन दिसंबर जो पीक महीना होता है ठंडी का, वहां पे भी आप देखिए कि मार्केट में इतनी उथल पथल हो नहीं रही है। मार्केट कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टेडली एक डाउनसाइड ट्रेंड में ही ट्रेड हो रहा है। ये स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छा है जो डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि कच्चा तेल जितना नीचे है उतना डेवलपिंग कंट्री के लिए बेहतर रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेल में जो कमजोरी है वो बरकरार इसलिए रह सकती है क्योंकि इसका जो कंजम्पशन है वो इतना बड़ा नहीं है। ये कंप्लीटली सप्लाई डिस्टर्बेंस के कारण मार्केट में तेजी आई थी और यही हो रहा है मार्केट में। जैसे जैसे जो वॉर की जो स्थिति है उसकी जो न्यूज है वो काफी स्लो हो रही है, प्लस प्रोडक्शन कट की जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो अभी भी इतनी हो नहीं रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दिसंबर पहले हफ्ते तक मार्केट में और मंदी आ सकती है और 6200 से लेके 6100 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें, WTI की बात करें, तो फिर से मार्केट में $3 से $3.5 की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। ये हफ्ते में भी ऑलमोस्ट 73-74 जाके मार्केट ने ऑलमोस्ट 77 के ऊपर वापस आ रहा है। तो मार्केट यही $4-5 की दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे बिकवाली करे, 6600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, डाउन साइड 6200 से लेके 6100 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। ये व्यू है क्रूड को लेकर तीनों ही एक्सपर्ट्स का। मंदी का ही व्यू यहाँ पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। सोने और चांदी में हालांकि रेंज में कारोबार हो रहा है 53,000 के ऊपर, लेकिन अभी भी MCX गोल्ड का फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। किशोर सर, क्या लग रहा है 53,000 के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं आप? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत जो रिस्क ऑफ सिनेरियो जो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है कि खास करके थोड़ा जो डॉलर पे करेक्शन आया था और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म एक टेक्निकल पुलबैक मान सकते हैं। हालांकि ट्रेंड में कोई कुछ खास बदलाव नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में एक पुलबैक रैली आ सकता है दोनों गोल्ड और सिल्वर में। आई थिंक फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें 52,900 के आसपास मुझे लगता है कि बेहतर लेवल से बाइंग करने के लिए 52,750 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 53,200। जहां तक सिल्वर की सवाल है, आई थिंक 62,600 इज अ गुड लेवल टू बाय, जहां पे 62,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 63,400 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। ओके, तो ये भी हुआ गोल्ड और सिल्वर को लेकर। वन्ना जी, आपका कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर पर आज? विश्वनाथ जी, 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है गोल्ड में एक बेयरिश पैटर्न बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 53,500 से 53,600 ये मुझे एक रेजिस्टेंस जोन लग रहा है जिसके ऊपर ये कमोडिटी स्टेबल नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी हम यहाँ पे आता हुआ नहीं देख रहे हैं। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक जो बाइंग है वो यहाँ पे बन सकती है गोल्ड में। इनफैक्ट 53,000 पे बाय करना चाहिए। 53,450 तक प्राइसेस लग रहे हैं मुझे कि ऊपर की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस लेना होगा 52,800 का। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जब तक 53,500 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि यहाँ से और बड़ी लंबी तेजी यहाँ पे आ सकती है गोल्ड में। तो तेजी है लेकिन लिमिटेड तेजी है यहाँ पे। ओके, यानी लिमिटेड तेजी। और चांदी को लेकर वन्ना जी क्या लग रहा है? चांदी में भी मुझे लग रहा है वैश्य मोहन जी की एक जो तेजी है वो बनी रहेगी। अपसाइड जो है 63,500 उसको लेके यहाँ पे हम चल सकते हो। मेरा व्यू दोनों में सेम है कि यहाँ पे तेजी आएगी लेकिन रेस्ट्रिक्टेड होगी वो, और वहां से एक फॉल आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन एंटायर यहाँ पे वैश्य मोहन जी मुझे लग रहा है कि हाफ ऑफ दिसंबर तक एक जो अपसाइड है वो बना रहेगा बुलियन काउंटर में। ओके, धर्मेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर पे, पोजिशनली भी, और अगर कोई डे ट्रेडर है अगर डे के हिसाब से भी अगर कुछ कॉल है तो ये भी बता दीजिए। देखिए सोने और चांदी में डेफिनेटली मार्केट ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है, मंदी आ नहीं रही मार्केट में। बट अगर आप आगे के महीने देखें वो काफी बड़े स्प्रेड में चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्प्रेड नैरो डाउन होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं प्राइस में एक सडन स्पाइक आपको एंटिसिपेट करना चाहिए। मैं
रेकमेंड करूंगा बाइंग साइड में। मैं दोनों रिकमेंडेशन मेरी बाई की रहेगी दोनों काउंटर में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोने में एटलीस्ट यहाँ से 400 से 500 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो प्राइस 1770 1790 तक के डॉलर के स्तर के लिए एक बार जंप कर सकता है। और अगर आप चांदी की बात करो तो चांदी में काफी सुस्त ट्रेड हो रहा है। चांदी $20 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन हो रही है, बट हायर साइड $23 ब्रेक नहीं कर पा रही। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट एक बार छलांग लगा सकता है $1 से $1.25 की, जो डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो अराउंड 62,500 से 63,000 तक के टारगेट के लिए आप चांदी में भी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी थिन रहे, 400-500 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए चांदी में। अगर आप सोने की बात करें तो सोने में मैं रेकमेंड करूंगा 52,800 52,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 53,000 में बाइंग करके चल सकते हैं। अपसाइड अगर आप देखिए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फरवरी कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट 50 से $100 की तेजी एंटीसिपेट है मार्केट में अंतरराष्ट्रीय में। तो डोमेस्टिक मार्केट में 300 से 400 रुपए की रैली आ सकती है। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर पे। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। हालांकि सुस्त कारोबार हो रहा है। जिंक देखिए 263 के आसपास हल्की कमजोरी, कॉपर भी हल्की गिरावट ही दिखा रहा है, 675 रुपए के आसपास अब आ गया है, 206 के आसपास एल्युमिनियम है। किशोर सर, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में क्या होगा अब यहाँ से? आई थिंक अगेन यहाँ पे थोड़ा सेंटिमेंट सुधरा है, बिकॉज मार्केट से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रॉब्ली अगर चाइना का जीरो कोविड पॉलिसी से थोड़ा सा हट सकते हैं, और वो थोड़ा सा रिस्क ऑन स्ट्रेटेजी आज लग रहे हैं। तो मैं कॉपर और जिंक में ट्रेड देना चाहूंगा। कॉपर में शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हैं 674 के आसपास, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाइंग कर सकते हैं। 670 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 682 का टारगेट के लिए। सो ओवरऑल ट्रेंड जो है आई थिंक ब्रॉडली रेंज बाउंड है। सो जिंक में मैं बिकवाली के साइड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई थिंक दिसंबर वायदा 664 के आसपास बेचे और 667 एंड टारगेट 659 के आसपास। ओके, तो जिंक बेचने की सलाह 664 रुपए पे, 659 रुपए का टारगेट है, 667 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। वन्ना जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? विश्वमोहन जी, मैं किशोर से यहाँ बिल्कुल यहाँ पे अग्री करती हूँ। जो अंडरटोन है वो वीकर साइड है, और जब तक चाइना से पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है बहुत स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 280 से हम लोगों ने गिरते हुए देखा है जिंक को यहाँ पे। मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि बिकवाली करके ही यहाँ पे चलना चाहिए। 263 पे बिल्कुल मार्केट रेंज बाउंड है। टेक्निकली भी मुझे लग रहा है कि अगर एक फॉल आता है तो आसानी से मार्केट 260 की तरफ जा सकती है। तो 263 पे यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 260 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 264.5 का। तो मेरे ख्याल से वीकनेस के साइड में रहे बेस मेटल में तो बेहतर होगा यहाँ पे। यानी दोनों ही एक्सपर्ट्स को लग रहा है जिंक को लेकर कन्विक्शन ज्यादा है, बेचने की सलाह दोनों ही जानकारों की। और कल भी हमने देखा था कि कल के सत्र में ही जिंक भी ऊपरी स्तर से काफी फिसला था और निगेटिव जोन में बंद हुआ था। बाकी बेस मेटल्स ग्रीन जोन में बंद हुए थे। अब धर्मेश जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? पोजिशनली भी और कोई इंट्राडे के लिए या 1-2 दिनों के लिए है, वो भी बता दीजिएगा। देखिए, मेरी टॉपिक रहेगी कॉपर में। डॉक्टर कॉपर या बेस मेटल का जो किंग कहलाते हैं, उसे मैं मंदी की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मंदी इसमें जारी रहेगी। ऑलमोस्ट 670 अराउंड 675 677 के दायरे में ट्रेड हो रहा है मार्केट, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ से एटलीस्ट 660 तक के टारगेट के लिए आप कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। इसकी जो चाल है अगर आप देखिए 650 से लेके 680 690 तक की चाल है मार्केट में। हायर साइड में 700 तक भी गया था लास्ट मंथ, बट वहां पे सस्टेन नहीं हो रहा है। और डॉलर इंडेक्स जिस रफ्तार से ये हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको थोड़ी सी जो गिरावट है वो स्लो एंड स्टेडली रहेगी। 4 से 5 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। और दूसरी मेरी जिंक रहेगी। जिंक में ऑलरेडी दोनों ने रिकमेंड किया है कि बिकवाली की, वही सेम मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपर में भी बैट करें, क्योंकि कॉपर में भी एटलीस्ट 5 से 7 रुपए गिरावट आपको शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन में, और अगर पोजिशनली देखें तो 650 के टारगेट के लिए भी आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं कॉपर में। यानी इंट्राडे के लिए 1-2 दिनों के लिए भी और पोजिशनली भी आपको इनको लग रहा है धर्मेश जी को कि कॉपर में ज्यादा गिरावट आएगी। पोजिशनल अगर व्यू है तो 650 तक के लेवल भी कॉपर में दिख सकते हैं। चलिए, बेस मेटल्स के बाद अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं, सोपा के ईडी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ये आप लोगों ने जो लेटर लिखा है सेबी को कि सोयाबीन फ्यूचर्स वायदा को दोबारा नहीं शुरू किया जाए, क्या दलील है? हालांकि मैं वो लेटर पढ़ रहा था तो उसमें आपने एक आधार दिया था कि ओपन इंटरेस्ट इस तरह से नहीं रहते वायदा बाजार के कि आप उसे सही प्राइस डिस्कवरी हो पाए। लेकिन अगर इस पैमाने पर अगर बंद किया जाए तो मुझे लगता है कमोडिटी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचेगा, फिर तो पूरा कमोडिटी मार्केट ही बंद करना पड़ेगा। क्या ये आधार सही है क्या?
ये आधार बिल्कुल सही है, कम से कम सोयाबीन के लिए एकदम सही है, क्योंकि जब ओपन इंटरेस्ट अच्छा होता है, मार्केट में डेप्थ होती है, तो मार्केट को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसको ऊपर नीचे लेके नहीं जा सकता छोटी सी वॉल्यूम पे। तो सोयाबीन में यही हम देखते रहे हैं शुरू से कि क्योंकि इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, मार्केट बहुत शैलो है, अपनी प्रोडक्शन ग्लोबल के मुकाबले सिर्फ 3% है, ओपन इंटरेस्ट 1.5% है, तो कम से कम सोयाबीन में फ्यूचर्स मार्केट की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। पर से हम भी जानते हैं, मानते हैं कि हेजिंग के लिए एक टूल है, फ्यूचर्स मार्केट होना चाहिए हेजिंग, लेकिन इस पार्टिकुलर कमोडिटी में नहीं होना चाहिए। उसकी हमने वजह दी है, किसानों की वजह भी हमने दी है, जो किसान की बात लोग कर रहे हैं कि किसानों को इससे फायदा होता है, क्योंकि आप लोग खुद ही कहते हैं कि प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। मैं भी कहता हूं कि मार्केट अगर मैनिपुलेट नहीं हो तो प्राइस कम है कि ज्यादा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो एंड प्रोडक्ट बेचना है, जिस भाव में रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसमें जिस भाव में एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बेचेंगे। लेकिन जो एकदम भाव ऊपर जाता है एक दिन में 6%, फिर अगले दिन गिरता है 6%, उस स्थिति में कम से कम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ठीक से काम नहीं कर सकती, ये हम पहले देखते रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि सोयाबीन में फ्यूचर्स की जरूरत नहीं है। आपने बाकी चीजों की बात की, तो तेल में तो हम इतना तेल इंपोर्ट करते हैं 1.5-2 लाख करोड़ का, और तो तेल में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हेजिंग के बड़े सारे जगह अवेलेबल है, लेकिन सोयाबीन में ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है, हमारे मेंबर्स का ये कहना है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का कहना है कि हमको सोयाबीन में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी मार्केट में और क्रशिंग में, अगर इसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। ओके सर, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो पिछले 2-3 साल जो थे कोविड के बाद से 2020, 21 या फिर 22 की से अगर हम तुलना, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर नहीं थे, एक तो कोरोना, उसके बाद रूस यूक्रेन जैसे जो हालात थे, तो अक्रॉस द ग्लोब जितनी भी कमोडिटी के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। क्या उस आधार पर ये जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट, उस आधार पर ही तय करना ज़रूरी है क्या कि वायदा नहीं होनी चाहिए, बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, या जब से शुरू हुआ है उस समय से अब तक का देखें कि क्या स्थिति रही है? आई थिंक ये तो स्टडी का विषय है कि ये वॉलेटिलिटी कब से इतनी ज्यादा रही है। मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी किसी भी वजह से हो, लेकिन जब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी किसी भी कमोडिटी में होती है तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उसको नुकसान होता है हमेशा। ट्रेडिंग को तो कोई फायदा और नुकसान से उनको फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ट्रेडर का एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है कि मैंने आज बेचा कल खरीदा, आज खरीदा कल बेचूंगा मैं, ऊपर नीचे करके। और क्योंकि मार्केट शैलो है, इसलिए ट्रेडर जो है इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऐसा हमने देखा है। आपने भी शायद डेटा देखा होगा एनसीडीएक्स का कि कैसे कैसे प्राइसेस कम ज्यादा हुई। 10-11 हजार रुपए तक सोयाबीन की प्राइस हो गई, जबकि फंडामेंटली कोई वजह नहीं थी, और उस वक्त कोई यूक्रेन की वॉर भी नहीं थी जब ऐसा हुआ था। चलिए, अब मेरा अगला सवाल होगा सर, जैसा सोपा की तरफ से कहा जाता है कि वो नेशनल बॉडी है जो फार्मर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोसेसर्स को भी करते हैं, ट्रेडर्स, मिलर्स सबको करते हैं। मेरा अब अगला सवाल आपसे ये होगा, क्या फार्मर्स के लिए क्या हेजिंग के तौर पर वायदा बाजार का टूल्स उनके पास नहीं होना चाहिए? अगर वो आप कहते हैं कि उनकी, आपके लेटर में है कि उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल नगण्य है, न के बराबर है, अगर न के बराबर है तो सोपा, अगर आप नेशनल बॉडी है और फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों की अब तक क्या पहल रही है? क्या किसानों का जागरूक करने का काम सिर्फ एक्सचेंज का या ब्रोकिंग हाउसेस का है? क्या जो इतने बड़े एसोसिएशन का नहीं है कि वो जागरूक करे और पार्टिसिपेशन को, मार्केट डेप्थ की भी बात करें तो मार्केट डेप्थ को बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सोपा को नहीं लेनी चाहिए, या सिर्फ ये दलील देकर कि हमें बंद करना है, इसे बंद करना चाहिए, इससे वॉलेटिलिटी बढ़ती है, या मार्केट डेप्थ के बढ़ाने के लिए, उसके दायरे को बढ़ाने के लिए सोपा को भी कदम उठाना चाहिए? देखिए, मार्केट डेप्थ को बढ़ाना एनसीडीएक्स का काम है, सेबी का काम है। सोपा एनसीडीएक्स के साथ कई सालों से साथ में काम करती रही है। हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, हम भी फार्मर्स को बताते हैं, लेकिन फार्मर्स को प्लेटफॉर्म पे लेके आना ये सोपा का काम बिल्कुल नहीं है। सोपा का ये मैंडेट नहीं है, ना हमारा काम है। हमारा काम फार्मर्स की हेल्प करना है कि उनकी प्रोडक्शन कैसे बढ़े, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, जिस पे हम पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस के तौर पर काम करते हैं फार्मर, अगर सर वो ऑप्शंस का इस्तेमाल करे, इस टूल्स का इस्तेमाल, आप खुद ही कह रहे हैं कि हेल्प करना जरूरी है, किसानों की हम हेल्प करना चाहते हैं, तो क्या ये हेल्पिंग टूल्स नहीं है? ऑप्शंस के जरिए अगर वो प्रीमियम के तौर पर इस्तेमाल करके, हेजिंग टूल्स के इस्तेमाल करें, प्राइस रिस्क को कम करें। ऑप्शंस आप सुमन जी ऑप्शंस लेके आइए ना। ऑप्शंस में अगर काम होगा तो फार्मर्स के लिए क्लियर है, सबके लिए। सर उस लेटर में आप ये भी आपको लिखना चाहिए कि ऑप्शंस लेके आइए, फ्यूचर्स में हमें नहीं चाहिए, ऑप्शंस लाइए किसानों के लिए।
अरे ये जो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर्स खुलना चाहिए वो क्यों नहीं लिखते ये बात? उनको लिखना चाहिए ये बात। सर मैं उनसे भी सवाल करूंगा, आप आज मेरे साथ है इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं सर। पहले तो ये बताइए, किसानों के हित की जब आप बात करते हैं हाँ। तो किसानों के आप क्या ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग से भाव बढ़ता है? पहले ये बताइए। सर मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा हूं, मैं आपके जो तर्क है उस तर्क के हिसाब से, इसलिए कि आप किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसानों के हित में काम करते हैं और आपने ही कहा कि किसानों की मदद करनी चाहिए। तो किसानों की मदद ये नहीं रहेगी कि हम वायदा बाजार को लेकर बाजार में जो भी टूल्स है, जो भी हेल्पिंग टूल्स हैं उसको लेकर जागरूकता बढ़ाए और दायरा बढ़ाए उनके लिए और उनकी भी समझ बढ़ाए। बिल्कुल, तो हम तो इसमें अगर इस पे काम करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, अगर सेबी या एनसीडीएक्स इस पे काम करना चाहते तो हम तो उनके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन ये हम देखिए इंडस्ट्री बॉडी है, किसानों का हित इसलिए हम देखते हैं क्योंकि उनके हित में हमारा हित छुपा हुआ है। अगर किसान की उपज बढ़ेगी तो हमको सोयाबीन ज्यादा मिलेगा। तो हम इंडस्ट्री बॉडी है, इंडस्ट्री का हित हमारा पहला काम है और किसानों का हित इसलिए हमारा काम है क्योंकि किसान का हित होगा तभी हमारा हित हो पाएगा। अब पाठक साहब आखिरी सवाल आपसे ये होगा, किसानों के पास कोई और टूल्स है? प्राइस रिस्क, जिस तरह से प्राइस अगर हम देखते हैं अगर वायदा नहीं भी होगा तो भी भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे में इस रिस्क को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कोई और टूल्स है मार्केट में? अब किसान की रिस्क की आप बात कर रहे हैं, अभी देखिए या तो हम बात करें कि एमएसपी नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं है। जब एमएसपी से प्राइस कम होती है तब बड़ा सारा बड़ाउहा ये होता है कि प्राइस किसान को एमएसपी पे कम मिल रही है, हे भगवान किसान के साथ क्या हो रहा है। अभी जब भाव 35 से 40, 50, 60, 70, 80%, 100% तक ज्यादा है एमएसपी से, तो किसान के हित की बात तो हम कर ही रहे हैं ना। किसान को कितना भाव मिलना चाहिए इस पे एक डिबेट होनी चाहिए बाकायदा, क्योंकि किसान को जब भाव की हम बात करते हैं तो हमको एंड प्रोडक्ट का क्या भाव है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आप जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क के पीछे कितना दम है और वाकई किसानों के लिए क्या हो रहा है, उनके पास जो रिस्क है उस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स है। तो ये तमाम चीजें, हालांकि ये लंबा डिस्कशन होगा, बजट के आसपास वापस से सर आपसे बात करेंगे और प्रोडक्टिव बातें होंगी, सिर्फ आलोचनाएं नहीं होंगी, आपसे भी सुझाव लिए जाएंगे और बाकी लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। शुक्रिया पाठक साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। चलिए एग्री मार्केट की बात करें तो एग्री मार्केट की टॉपिक जान लेते हैं। वन्ना जी हमारे साथ बनी हुई हैं। वन्ना जी, टॉपिक क्या होगी? अगर एग्री वायदा में अगर किसी ट्रेडर को अगर ट्रेड करना है आज, तो आप कोई दो काउंटर बता दीजिए मैम। विश्वमोहन जी, 2 काउंटर है जहां मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है आज के दिन में भी। पहला तो आप जीरा बता रहे थे कि जीरे में गिरावट है, ये मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू होगा भी और भी। तो 24,585 के लेवल पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। मुझे लग रहा है 24,200 प्राइसेस जो है इजिली यहाँ पे आ सकते हैं नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस लगाना होगा 24,640 का। और कैस्टर में यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, चाइना से भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है ये कमोडिटी यहाँ पे। तो 74.45 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 73.70 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 74.90 का लगा के चलना चाहिए। तो दोनों ही काउंटर में मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। ओके, चलिए शो को यहीं खत्म करने का वक्त आ गया है, वक्त अब कम है। शुक्रिया किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका, वन्ना जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।